अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे एक तो हंसाना नहीं है क्योंकि जब मैं हंसूंगी ना तो एक खांसी का एक आपने दुनिया में कोई ऐसा बीमार देखा है जो कह रहा है कि मेरे बारे में पूछो? ये अभी अभी हुआ है। अभी तो ये तो मेरा पहला सवाल था कि मेरे बारे में पूछो। दूसरा ये था कि डिड यू गाइस मिस मी? ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव बीन हियर एवरी सिंगल डे फॉर मेनी इयर्स। अच्छा, since you have, so if I'm not here, did you miss me? Since you have asked me to ask about you, how are you feeling now? No, I'm not telling you. वैसे I'm better. Thank you. Since you want to know, I'm better. ये तो इंस्ट्रक्शंस मुझे आई थी कि मेरा हाल पूछना है तुमने। तो मैं मतलब ऑब्वियसली मैं पूछना तो पड़ेगा आपको क्योंकि अगर आप भी ना हो और मैं हूँ भाई। हाँ चलें, ये तो स्पेशल फ्लू और गला खराब वगैरह तो चल ही रहा है, आप भी इसका शिकार हुए हैं। और साथ बुखार, गेट वेल सून। मैंने आपको बहुत तरकीबें बताई हैं इसके लिए। हाँ, खैर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली जो वालिदैन हैं छोटे बच्चों के, वो स्पेशली ख़बरदार हो जाएं और बड़े लोग भी, क्योंकि आशोब चश्म की वबा फैली हुई है कराची में। आशोब चश्म मतलब आँखों की इन्फेक्शन, वो जो एक आँख के अंदर स्टाई होती है। हाँ, नहीं स्टाई नहीं होती, बस आँखें आ जाती हैं जैसे कहना, वो जो लाल नहीं हो जाती आँखें। क्या पहले नहीं थी जो अब आ गई हैं? नहीं, उग नहीं रही हैं आँखें। स्टाई को नहीं कहते क्या? नहीं, स्टाई वो गूद तरीके की होती है। ओह यस, एग्जैक्टली। मुझे बड़ा ही फैसिनेट करता था ये वर्ड, आपने मुझे सिखाया था। एग्जैक्टली। सो या आंखें आ जाती हैं, आशोब चश्म बेसिकली आंखें खराब हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। सो आप अपने हाथों को किसी भी जगह को हाथ लगाने के बाद धोएं, साफ करें, जैसे कोविड वाली इंस्ट्रक्शंस होती थी ना, प्रिकॉशंस होती थी। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और अगर आपके घर में इर्द गिर्द पर्टिकुलरली बच्चों को आप देख रहे हैं कि आंखें लाल हो रही हैं, सिम्टम्स हैं, ये 3-4 दिन में सेटल हो जाता है मामला, तो स्कूल वगैरह उन्हें भेजने से इज्तनाब करें। ये हाईली कंटेजियस होता है। यस, एग्जैक्टली। बताना ये था कि ये कंटेजियस भी है, तो अगर किसी को है उससे आप दूरी रहें, कोई फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल ना हो, बिकॉज बहुत लाइकली है, जैसे कि एक्चुअली हमारी टीम मेंबर को है। जैसे कि हमारे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने चश्मा पहना हुआ था और वो बड़े मजे से मेरे बाल बना रहा था और वो मुझे सेट कर रहा था, और जब एंड हो गया मैंने कहा तुमने चश्मा क्यों पहना हुआ है, तुम्हारी आंखें आएंगी? कहता हाँ। मैंने कहा तो तुम मुझे क्यों? वैसे अब्दुल्ला आप ही नहीं पूछा था, मैंने पहली एक आते ही जब उसको चश्मे में देखा तो मैंने उससे पूछ लिया कि ये मतलब तुम्हारा वीजा लग गया है कहीं का या क्या खुशी है? कोई कहता नहीं मेरी आंख में इन्फेक्शन है। मैंने कहा ओके, मैंने दूर किया और इसने पूछा भी नहीं। देखा, दैट शोज दैट यू नीड टू बी, एक ह्यूमन कनेक्शन होती है, यू नीड टू आस्क अबाउट पीपल अराउंड यू। आई जेन्युइनली थॉट कि ये फैशन में हो रहा है सारा कुछ, लेकिन नहीं। अब देखें क्या होता है हमारी आंखों का। एनी हाउ, बहुत कुछ हुआ कल, मेरी में से वैसे पानी निकल होगा, लेकिन कल बाबर की एक और फिर आधी सेंचुरी की जितनी खुशी है ना मुझे। No, that was, देखिए इंसान बीमार घर में बैठा हो और इस किस्म का क्रिकेट चल रहा हो तो वैसे ही खुशी हो जाती है, तो दैट वाज वेरी नाइस। और ऑनेस्टली हम बीमारों को लगा कि पर्सनली हमारे लिए किया गया है, बट इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट टू द एशिया कप। और मतलब वैसे आपको पता है कि सेरेमनी भी थी, एक गाने शाने भी चल रहे थे। इट वाज अ बिट ऑफ बिट क्या बड़ा मतलब एक फेस्टिविटी का एक माहौल ऑलरेडी था मुल्तान में, और फिर हम जीत भी गए तो वो तो बेस्ट ही हो गया। वेरी नाइस। कुछ क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जल्दी वैसे नेपाल आउट हो गया, हाँ, है ना? मतलब इट वाज इन व्हाट ओवर, वैसे 29th और व्हाट वाज दैट? हम एग्जैक्टली थोड़ा सा मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था, बट काफी मतलब अभी तो आपको पता 50 ओवर्स चल रहे थे, जिसको हम मिस कर रहे थे बड़े दिन से, वो एन वक्त पे जिसे कहते हैं ना वापस आई है, सो उसकी बहुत हमें खुशी हो रही है। और यस, उसी की वजह से एक्चुअली इस टूर्नामेंट की वजह से हमें खुशी है तो हम जाने देते हैं, अदरवाइज हमारा जो स्टूडियो का निज़ाम है ना वो दरहम बरहम हो जाता है। हाँ अच्छा, अब हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और मुझे खांसी आ रही है, आप बोले। बोल भी दे। आप देख ही लें मेरा ख्याल है। हाँ मैं तो ये देख ही रही हूँ। ये स्टेडियम के बाहर के भी मनाजिर हैं जहाँ लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं गर्मी होगी तो नहीं आएंगे या आएंगे, बट अदरवाइज़ लोग आए और लोग महसूस हुए और मैच देखा। एंड मुल्तान में बड़े अरसे बाद भी क्रिकेट हो रही थी, सो वो जोशो खरोश भी वाज़े था। अच्छा, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज अगर हम सुना सकते हैं, पता नहीं हमने अभी सुनाया है कि नहीं सुनाया, ऑफ द सिंगर्स, क्योंकि एक दोबारा हो जाए। हाँ दोबारा से हो जाए ना, मुझे आयमा बेग आपको पता है पसंद भी हैं, और त्रिशाला आपको पता है मैं कल से इनका फ़ैन हुआ, मैं बैठा हूँ। तो थोड़ा सा मैच पे भी बात हो जाए, बाकी तो हमने सारी बातें कर ही ली हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई, बड़े अच्छे गीत भी हो गए, हमारी अपनी आयमा बड़ी अच्छी लग रही थी।
अच्छा जी, हमने आपको परफॉर्मेंसेस भी दिखा दी, सब कुछ हो गया। अब हम बात करते हैं बाबर की, किंग ऑफ ड्राइव कहलाने वाले। और हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की। कल भी कप्तान पहले मैच में नेपाल के खिलाफ 102वीं इनिंग में अपनी 19वीं सेंचुरी इन्होंने बनाकर हाशिम आमला को छोड़ दिया है पीछे। अच्छा, इफ्तिताई मैच में ये आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने नेपाल को आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 238 रन्स के भारी मार्जिन से हरा दिया है। और पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरीज की बदौलत 342 रन्स का पहाड़ जो है वो खड़ा कर दिया। और शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज अब अगली टीम जो थी ज़रूरी था, आपको पता है, क्योंकि वो पॉइंट्स बन रहे होते हैं। पॉइंट्स नहीं बन रहे थे, बिकॉज हमने अपनी बैटिंग लाइनअप को पूरा चेक करना था। अच्छा ओके, चलो फिर वो चेक हो गई। यही हम सुबह भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे कि हमें इंशाल्लाह पहले बैटिंग का मौका मिलता है, जो कि मिला। तो उसके बाद हमारी कोशिश यही होनी चाहिए थी, जिसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया, ताकि तमाम लोग अपनी फॉर्म को चेक कर सकें। आप देखिए, एक सेंचुरी आप बनाते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका और हो जाता है। वेरी नाइस। तो इसीलिए बाबर आजम ने 151 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 109 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। और पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 6 विकेट पर 342 रन रहा। Calls for two, should get it rather easily, could get more. And that has been nailed down the ground. That is a huge hit. A length provided, and that's been edged over the top. Doesn't matter. Walks across, hits it very, very hard through the offside. नेपाल की पूरी टीम 104 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान ने 4, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को किया आउट। वंडरफुल भाई। और नवाज और नसीम ने 1 विकेट हासिल की। सारों का हिस्सा बीच में डल गया। हाँ, 104 रन बनाए, पूरी टीम हमने आउट कर दी। एशिया कप में आज पैलेकेले में श्रीलंका और बांग्लादेश एक्चुअली आमने सामने होंगे। नेपाल के खिलाफ जीत ने सर्टनली पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है, एतमाद हमारा बढ़ाया है। दोनों टीमें मुल्तान से खुसूसी परवाज से लेकर कोलंबो रवाना हुई हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का। अच्छा, कैन वी जस्ट पॉज हियर एंड से एशिया कप का मोस्ट अवेटेड मैच 2 सितंबर को होगा। ऑफ कोर्स आपको पता ही, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया मैच की, लेकिन वी नीड टू मेंशन हियर कि ये पाकिस्तान टीम के लिए कितना हेक्टिक टाइम गुजर रहा है कि अभी वो अफगानिस्तान से खेल के श्रीलंका से आए हैं, फिर उन्होंने यहाँ मुल्तान में स्टार्ट किए एशिया कप अगेंस्ट नेपाल और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। अब वो वापस कोलंबो पहुंच चुके हैं, बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम। सो इतनी ट्रैवल, इतने मैचेस, मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने अपनी स्पिरिट्स को भी हाई रखना है, अपनी एनर्जीज को भी बरकरार रखना है, अपने मोमेंटम को भी दे नीड टू कीप इट गोइंग। एंड यू नो द प्लेयर्स आर यूज्ड टू इट, आई थिंक। नो, इतने यूज्ड टू नहीं होते, मतलब थोड़ा सा वी हैव टू गिव देम दिस क्रेडिट कि इतना आना जाना लगा हो। अब्दुल्ला, कम ऑन मैन, मतलब इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। चलिए, आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा, वैसे इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट कभी इस शहर कभी उस शहर भी होता है। शहर इज समथिंग एल्स, बट मुल्क इज समथिंग एल्स। चलिए, फिर भी हम कहेंगे कि बड़े ज़बरदस्त हमारे जज्बे जवान हैं, हमारे लड़कों के। लड़के भी जवान ही हैं वैसे तो। हाँ, मतलब वो भी दैट खास तौर पे इफ्तिखार की फुटेज पे क्यों क्या देख के डोंट डू दैट। नहीं, वो नसीम सामने आ गए। अच्छा। ओह वेल भाई, अब तो आपको पता ही है। द अदर डे, आज हम आपको दिखाएंगे वैसे कि वी मेट द ब्रिटिश काउंसिल जनरल। शी वाज आल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ नसीम शाह, बाय द वे। एनीवे, दैट विल कम लेटर इन द शो। अच्छा, अब्दुल रज़ाक भाई ने हमें ज्वाइन किया। रज़ाक भाई, शुक्रिया। हमें तवक्को तो थी ये एक ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक तरफा मैच रहा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट यस्टरडेज परफॉर्मेंसेस? देखे, एक स्टैंडर्ड है, नेपाल ने क्वालिफाई किया परफॉर्म करके, और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने पहले 35-40 ओवर की बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी लाइन की है। फील्डिंग में थोड़े से क्लैप्सेस नज़र आए हैं, थोड़े से अंडर प्रेशर नज़र आए हैं, पर उसके बाद बिल्कुल एक्सपोज हो गए जिस तरह इफ्तिखार और बाबर खेले हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी टीम को तो थोड़ी फाइट करे, बेशक ना जीते, फाइट करनी चाहिए, आपको लड़ते हुए नज़र आना चाहिए। और फील्डिंग में जितने क्लैप्सेस नज़र आए, उसके बाद फिर आखिरी 10 डेथ ओवरों में थोड़ा सा एक्सपोज हुए, बैटिंग तो बिल्कुल इनकी क्लैप्स हो गई। तो ये एक ना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होता।
अच्छा, एक चीज़ और जो नज़र आई, जो कि ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इतनी शदीद गर्मी थी और उसमें मैच खेला गया तो खिलाड़ी बड़े थकते हुए और स्ट्रगल करते हुए भी हमें महसूस हुआ और नज़र भी आ रहे थे। तो इस तरह के मौसम में इतने एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, क्या किया जाए? देखिए, अब जितनी क्रिकेट हो गई है, हर प्लेयर जो है अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहा है और यहाँ खेल रहे हैं या कल खेल रहे हैं या परसों खेल रहे हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये कि अपॉर्चुनिटी की बात है कि नेपाल को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने की और थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए था। तो फिटनेस ऑलमोस्ट सब प्लेयरों की अच्छी है क्योंकि अभी क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और अपने आप को वेल मेंटेन रखा हुआ है सब। अच्छा, अभी हम रज़ाक भाई ट्रैवल स्केड्यूल का जिक्र कर रहे थे। ज़ाहिर है बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। पालकली में भारत के खिलाफ मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान को इंडियन बॉलर्स के सामने भी 350 रन बनाने हैं और उन्हें फिर जल्दी आउट भी करना है। तो यही टीम होनी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अभी पाकिस्तान की टीम जो देखी जाए वेल बैलेंस है। आपके पास प्रॉपर बैट्समैन है, आपके पास मिड ऑर्डर में ऑलराउंडर्स हैं और बॉलर्स आपके पास बिल्कुल पूरे हैं, स्पिनर भी पूरे हैं, हर चीज़ कंप्लीट है। ऑफ स्पिनर की था वो इफ्तिखार भी कर सकते हैं, सलमान अली आगा भी कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म भी है, लेग स्पिनर भी है और फास्ट बॉलर भी है, सीम भी है, सब कुछ है आपके पास। तो यही टीम होनी चाहिए और बेस्ट कम्बिनेशन है अभी इसमें और इनको कंटिन्यू करना चाहिए। अब ये नहीं कि इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई मैच अगर खुदा ना खास्ता हम हारते हैं तो फिर उसमें चेंजिंग ही आनी शुरू हो जाए। तो ये टीम बेस्ट खेल रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू. Thank you so much for being with us. So anyway, every day there is going to be a match, मतलब every other day, so there is going to be a lot of cricket. और मुझे हमेशा लगता है कि जब कोई ना कोई टूर्नामेंट हो रहा हो ना तो बड़े एक्साइटिंग टाइम्स हो जाते हैं। नॉट दैट हमें किसी मजीद एक्साइटमेंट की जरूरत है क्योंकि माशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में कमी नहीं है एक्साइटमेंट की। हाँ, थोड़ा सा मतलब हम हमेशा कहते हैं अल्लाह मियां मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो गई है। कुछ ना हो रहा हमारी ज़िंदगी में तो वैसे ही गैस आना बंद हो जाती है तो फिर हमें एक चीज़ की एक्साइटमेंट या स्ट्रेस के अब ये जो सिलेंडर घर में है अगर तो रखा हुआ है तो उसको भरवाना है, उसको भरवाने कौन जाएगा, कितना भरवाना है, ज़्यादा ना भर जाए, खतरनाक भी साबित हो सकता है। घर में बच्चे भी हैं, अगर सिलेंडर नहीं है तो घर से रोटियां कौन लाएगा तंदूर से। बहुत आला, बड़ी आपने खूबसूरत। अगर आप कराची में रहते हैं तो पानी का टैंकर खत्म होने वाला है, पानी खत्म होने वाला है तो टैंकर मंगवाना है। और अगर आपने वैसे ही बहुत गर्मी में आप बेहोश हो रहे थे और आपने कूलर जला लिया या आपने 2 के बजाय 3 कपड़े इस्त्री कर लिए तो आपका बिजली का बिल आपको खासा एक्साइट कर सकता है। और अगर हमने अगली खबर ना की तो हमारे गेस्ट राना सनाउल्लाह जो है उठ के चले जाएंगे, इसलिए जल्दी से पहले खबर बताएं और फिर उनसे बात करें। अंदर इलेक्शन कराने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी बाय द वे मैदान में आकर इलेक्शन कमीशन से बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी MQM और ANP भी अब 90 दिन में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सदर मुमलिकत और PTI का मौक़िफ़ तो पहले दिन से आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन कराने का था और इस पूरी सूरत हाल में नून लीग ऐसा लग रहा है अकेली रह गई है। आईनी माहिरीन की राय भी यही है कि इंतखाबात से मुताल्लिक आईन बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन की मुद्दत से बाहर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। सब देख रहे हैं कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर मनफी असर डाल रहा है। कल बाय द वे मेरा इत्तफाक हुआ निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करने का। उनसे नेचुरल सवाल किया कि सर क्या तैयारी है आपकी, कितने दिन के लिए। उन्होंने कहा जो आइन हमें इजाज़त देता है उसके तहत ही हम रहेंगे, उसी मुद्दत में सारा मामला निमटना होगा। तो ऑब्वियसली सारे तो आइन तो 90 दिन की बात करता है। अब देखिए कि क्या होता है। डॉलर रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ डाली है, बिजली के बिल आवाम को झटके दे रहे हैं। निगरान हुकूमत से वैसे भी क्या तवक्को रखी जा सकती है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि अवामी मैंडेट से हुकूमत आए। इलेक्शन के मुतालबे के हवाले से एक माहौल बन तो रहा है, नून लीग को भी कुछ लचक दिखानी चाहिए क्योंकि सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। बेहतर यही है कि सभी फरीक एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं कि इलेक्शन ही मामलात का हल होता है किसी भी जमहूरी माशरे में। PMLN रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, अभी भी साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। राना साहब, अब सारी बातें तो आपने सुन ली हैं और अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUI, MQM और वकला, मतलब एवरीबडी, हर किसी की नुमाइंदा तंजीमें जो हैं वो भी 90 दिन में इलेक्शन मांग रही हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही रह गई है जिसे इलेक्शन इस साल नहीं चाहिए या नहीं नज़र आ रहे होते हुए। तो क्या वजह क्या है, मतलब क्यों डर लग रहा है कि जल्द इलेक्शन हो गए तो क्या होगा? मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल ब्लेसिंग है कि हमारा सेंसस के ऊपर सबका इत्तफाक़ राय हो गया है। और वैसे भी जब इत्तफाक़ राय हुआ CCI की मीटिंग में और उसके बाद जो है ये अप्रूव हुआ और पब्लिश हुआ तो उस वक्त सभी को मालूम था
कि डिलिमिटेशन होनी है। वो अब ठीक है, पॉलिटिकली अगर किसी को और चीज़ सूट करती है, कोई और नारा जो है वो ज़्यादा मुनासिब लगता है तो वो ठीक है, वो अगर वो नारा लगाना चाहते हैं वो लगाएं। लेकिन उस वक्त सभी को मालूम था कि सेंसस के अप्रूव होने के बाद डिलिमिटेशन होगी। सर चले, डिलिमिटेशन के बाद भी फौरी इलेक्शन होने की बात हो ना, उसके बाद भी मतलब कमर दिलशाद साहब कहते हैं मई तक बात जाती हुई नज़र आती है। अब वैसे राना साहब जाहिर ये है कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी कह ले, प्रेशर तो सर बन रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होने चाहिए। बेहतरीन तो यही होगा कि जो भी इत्तेफाक राय से हो, अब क्योंकि वैसे ही फिर पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ ना हो जाए ना। अब अक्सरियत अगर जल्द इलेक्शन चाहती है तो मुस्लिम लीग नून भी कुछ लचक दिखाए, तैयार हो जाए या नहीं? देखिए, इसमें अक्सरियत वाली बात भी आपकी जो है वो कोई ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। इसमें MQM का बड़ा वाज़ेह स्टांस है और गिला भी उन्हीं को था और शायद फ़ायदा भी उन्हीं को पहुंच रहा है, कराची वालों को, क्योंकि कराची की सीटें जो है वो बढ़ेंगी, जिसका पीपल्स पार्टी को रूरल सिंध के हवाले से यकीनन जो है वो कोई नुकसान होने का एहतमाल है। इसलिए शायद वो इस बारे में अपना इज़हार ख़याल भी जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से KPK में भी कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। इस हिसाब से बहुत सारे शहर हैं कि अर्बन एरियाज़ को फ़ायदा हो रहा है, रूरल एरिया जो है वो उनको थोड़ा सीटों का नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों तरफ ही चीज़ें हैं, कुछ को जिनको कोई फ़ायदा पहुंचने का जो है वो इंदिया है, वो चाहते हैं कि होना चाहिए डिलिमिटेशन, और जिनको थोड़ा नुकसान है उनका ये ख्याल है कि चले अभी ना हो। लेकिन आइन और कानून का तकाजा ये है कि जब सेंसस जो है वो हो चुका है, उसकी अप्रूवल CCI ने, जो एक आइनी अदारा है जिसमें तमाम सूबों की, फेडरेशन की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें इत्तफाक़ राय से उसे मंजूर किया गया है। तो फिर उसके बाद डिलिमिटेशन जो है ये एक आइनी तकाजा है, तो ये होनी चाहिए। इसमें अक्सरियत या अक़लियत वाला मामला नहीं है। जब ये सेंसस अप्रूव हुआ तो वो अक्सरियत से हुआ, बल्कि अक्सरियत से नहीं, इत्तफाक़ राय से हुआ। तो उस वक्त सभी को मालूम था कि इसका रिज़ल्ट जो है वो बाद में क्या होगा। अच्छा, बात यह है राना साहब, इलेक्शन और सियासी इस्तेकाम की सदा इसलिए भी बुलंद हो रही है क्योंकि निगरां हुकूमत के इब्तदाई दिनों में ही आपने देखा है, हम सारे देख रहे हैं कि तरह तरह के मसाइल जो है वो खड़े हो रहे हैं और शायद उनसे उस तरह डील नहीं किया जा रहा जिस तरह के आवाम की एक्सपेक्टेशन है। ख़ास तौर पर आपकी हुकूमत का पैदा किया गया बिजली के बिलों वाला जो मसला है वो अब बड़ा मुश्किल हो गया उसके साथ डील करना। तो इससे मौजूदा हुकूमत कैसे निपटे? इनफैक्ट अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई मशवरा है तो प्लीज़ दें। आप शुक्र ही कर रहे होंगे कि आप चले गए हैं। वैसे ये कौम को पूरी तरह से इल्म है भी और होना भी चाहिए, और इस बात को वाइस होना चाहिए कि हमने तो बड़ी कोशिश की, हमने वो मुआहदा जो बिल आखिर हमें मजबूरन करना पड़ा उसको हमने डिले भी किया, उसके ऊपर मुज़ाकरात भी किए, IMF से बहुत जो है वो तकाज़ा भी करते रहे, मिन्नत भी करते रहे कि जनाब आप इन शराइत को जो है वो नरम करें। लेकिन एक मुआहदा हो चुका था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म ने साइन किए हुए थे, तो वो तो इस बात को नहीं सुनते थे। वो कहते थे कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म का क्या नाम था और अब के वज़ीर-ए-आज़म का क्या नाम है। दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये बड़ी मजबूरी की हालत में जो है वो हमें जो है वो ये मुआहदा जो है वो उसको उसकी शराइत को जो है वो इंडोर्स करना पड़ा, वरना नहीं तो फिर ये 2022 में जो है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे पहुंचा दिया था उन्होंने। तो फिर अगर हम ना करते तो फिर अब आगे डिफ़ॉल्ट हो जाता। तो इसलिए हमने इस मुल्क को बहुत बड़े ख़तरे से बचाया है। अब ये तकलीफ़ है, तंगी है, मुश्किल है, तो इसके ऊपर हमने तो अब भी जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट से भी ये कहा है कि आगे सर्दियों में लोगों के बिल कम हो जाएंगे। तो अब जो बिल जून, जुलाई, अगस्त के ज़्यादा आए हैं तो इनको थोड़ा जो है वो डाउन कर दिया जाए, इनको 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में कर दिया जाए, जिसका 15,000 बिल है वो 15,000 नहीं दे सकता, लेकिन चलो 5,000 तो वो दे सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है बड़े काबिल, टेक्निकल और बड़े समझदार लोग हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो इस
मुश्किल की घड़ी में जो है वो कौम को रिलीफ देंगे और इसके ऊपर काबू पाएंगे। ज़ाहिर है ये मामला भी आपको पता है राना साहब, IMF को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं हो सकता कि आगे किस्तें कर ली जाएं या अभी की पेमेंट्स जो है बाद में वसूल की जाएं, अब क्योंकि यही बताया गया है। एक और ख़बर राना साहब, ज़रा सियासी बात कर लेते हैं, बड़ी गर्म है कि PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का बयान हमने सुना, कहते हैं कि चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, उस पर काम भी हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई डील बन जाती है, क्या मौक़िफ़ होगा PMLN? क्या चेयरमैन PTI को एक सेफ एग्जिट दे देना चाहिए? NRO पर मेरी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो इस बारे में कोई बात कर सकते हैं, लेकिन असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सेफ़ एग्ज़िट वाली बात जो है, ये इससे पहले भी इस किस्म के मामलात हुए हैं, इनके बड़े ही रिपरकशंस हैं। केस जो है वो अगर किसी के ऊपर है वो चलना चाहिए और उसका जो है वो मेरिट और इंसाफ के मुताबिक फैसला होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब फॉर स्पीकिंग विद। वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी केसेस मेरिट पर चलने चाहिए। हालांकि वैसे ऐसी बातें तो हो रही हैं, बट ये तो बाद में ही पता चलेगा कि इसमें इफ़ देयर इज़ एनी ट्रूथ, इफ़ ही इज़ हियर देन ही इज़ हियर, इफ़ ही लीव्स देन देयर वाज एनी ट्रूथ। लेकिन अजीब सी बात लगेगी अगर तो ऐसी कोई नौबत आती है तो मेरा ख्याल है कि PMLN भी कुछ लफ्जी गोलाबारी तक ही महदूद रहेगी बस, बिकॉज फिर एक वो स्टैंडिंग होती है ना, कोई क्या कह सकता है किसी को। इन एनी केस, क्योंकि जब आप खुद भी चले हालात पे बहस हो सकती है कि क्या हालात हैं, आप खुद भी यही सब कुछ करके जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली समझ आ गई है ना, ब्रेक के बाद क्लियरली एविडेंट हम क्या बात कर रहे हैं। तोशाखाना केस में आपको पता है भले चेयरमैन PTI को जमानत मिल गई है, लेकिन इनके सामने कानूनी चैलेंजेस का एक पहाड़ खड़ा है और इन दिनों वो साइफर केस में गिरफ्तार हैं। कल इस केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई। सियासतदानों पर उमूमी तौर पर हमने देखा है कि सियासी बुनियादों पर रिवायती केसेस बनते रहते हैं, लेकिन साइफर का मामला एक गैर मामूली केस है जो कौमी सलामती का मसला है, जबकि 9 मई हंगामों का केस तो अभी तक ठीक से शुरू ही नहीं हुआ। बिल्कुल, और जिसमें बाय द वे आपको ये बता दें कि तासुर यही है कि चेयरमैन PTI के बचने का इम्कान काफ़ी कम है। 9 में वाक़यात की अहमियत का अंदाज़ा हाल ही में सामने आने वाली एक डॉक्यूमेंट्री से लगाया जा सकता है, और इस डॉक्यूमेंट्री में नाकाबिले तरदीद और वाज़ेह सबूत मौजूद है। वैसे तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं ये मनाजिर देख कर कि हुआ क्या और किस तरह से किया गया। वैसे ये तमाम वाक़यात और इनका इस तरह आपको दिखाना, ये बात अगर किसी के जहन में इबहाम है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है कि ये अवामी रद्द-ए-अमल तो नहीं था, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि इतने ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स लाहौर में सारी उम्र रहने पलने बढ़ने के बाद भी वो इंस्टॉलेशंस जो एक आम शहरी को नहीं पता होती, वो इन बलवाइयों को मालूम थी या इन्हें बताई गई थी या इन्हें दिखाई गई थी, और शायद वहाँ पे गूगल मैप के अलावा पहुँच भी ना सकें। सो दिस वॉज ऑल written, maybe planned, chalked out, and then it was implemented. TV पे अच्छा जी, अभी एक ट्रिब्यूट देना है हमने, और आज हम याद कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ वेल्स और अफसानवी दास्तानों की शहजादियाँ जो होती हैं ना, जिनके बारे में हम फेरी टेल्स जो सुनते हैं बड़े होते हैं। मतलब एक कभी ज़िंदगी में प्रिंसेस के बारे में सुना हो कि प्रिंसेस शहजादी ऐसे होती है ऐसे होती है, तो ये जो थी ना वो बिल्कुल फिट आई उस चीज़ पे। तो उनकी है आज डेथ एनिवर्सरी, और आज हम ऑब्वियसली इनको ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं। और 26वीं, कैन यू इमेजिन, शी हैड अ वेरी यंग एंड सेलिब्रेटेड लाइफ। आज उनकी 26वीं बरसी है बरतानवी शहजादी को। हाँ। उनकी ऑब्वियसली खूबसूरत और पर्सनालिटी उनकी एवरीथिंग अबाउट हर वाज सो ब्यूटीफुल। और 3 मरतबा बाय द वे पाकिस्तान आई हैं मुख्तलिफ अदवार में। अच्छा जी, मैं तो बिजी हूँ ना उनकी तस्वीरें देखने में। तो 81 में इनकी शादी हुई प्रिंस चार्ल्स से, जो कि अब किंग चार्ल्स हैं। 2 बेटे हैं इनके। लेडी डायना को यह एजाज़ भी हासिल रहा कि वो 80 और 90 की दिहाई में आलमी मीडिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल तरीन शख्सियत थी। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्वीर डायना ही की खींची गई हैं। मैं जब ये इनकी डेथ हुई है तो देन आई वाज इन इस्लामाबाद एट दैट टाइम, और ब्रिटिश हाई कमीशन में ही फिर जो भी कोई ट्रैवल कर रहा होता था मेरे लिए इनकी किताबें आती थी। आई स्टिल हैव सो मेनी बुक्स ऑफ प्रिंसेस डायना। अब मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट आई वाज लाइक अ ट्रू फैन ऑफ इनके फ्यूनरल के विजुअल्स लोगों के जहनों में आज तक नक्शे, फिर इनकी शादी के विजुअल्स आज तक नक्शे।
और चीज़ें तो अब बड़ी सामने हैं। ख़ासतौर पे उनके बच्चों की भी आप साथ तस्वीरें देख रहे हैं। अब तो बच्चे भी खुद भी बताते हैं अब तो उनकी भी आंखों देखा हाल है। आपको पता है प्रिंस हैरी और मेगन की पूरी डॉक्यूमेंट्री ये सीरीज़ अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्री का इंटरव्यू सीरीज़ अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स। फिर डायना की एक मुतादिद बिल्कुल, एक तो नहीं है, बहुत सी हैं। फिर इनके ऊपर कितनी मूवीज़ और कितनी सीरीज़ ऑलरेडी भी बन चुकी हैं। So a lot was going on. इवन जो विजुअल्स आपको बड़े खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, अपेरेंटली उनके पीछे भी पस मंजर में बहुत कुछ चल रहा होता है। एक ब्रेक लेनी है। दिस इज वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ तो बिल्कुल परफेक्ट ये चीज। लेकिन वी आर स्टिल काइंड ऑफ स्टक ऑन द ब्यूटीफुल फेस्टिविटी, और जिसमें हम जीत भी गए। कल आपको पता है एशिया कप स्टार्ट हुआ मुल्तान में, और कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ मनाज़िर हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। और ट्रॉफी जो है वो किस तरह उसने एक टूर लिया मुल्तान का। अब्दुल्ला, कभी आप मुल्तान गए हुए हैं? Actually no. Actually no here either. हाँ, मैं भी नहीं गई हुई, तो लिहाजा क्योंकि ये अच्छा तरीका है कि हम एक विजिट कर लें। देखिए अब सैड पे ना होना, बहुत सी जगह नहीं गए हुए। अब हैदराबाद गए हुए? वैसे मैं हैदराबाद गया हुआ हूँ, मैं सखर गया हुआ हूँ। बट इन द मीन टाइम आपको बताएं कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान कराची में जिस फ़न को सबसे ज़्यादा फ़रोग मिला है वो क्या है अब्दुल्ला? वो है थिएटर। यस, मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली थिएटर बट फेस्टिवल्स, एज एन लिटरेरी फेस्टिवल्स, आर्ट फेस्टिवल्स, एवरीथिंग, यू नेम इट। एंड एक इदारा है पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ, और उसमें वैसे उनके प्रेसिडेंट साहब हैं जो इसके रूह रवां हैं, जो इस सारे मामले की नब्ज़ हैं, उनकी एफर्ट और इस फिर इदारे की टीम वर्क ने वो किया पाकिस्तान में फ़न और आर्ट की तरवीज के लिए, जो हमें गुज़श्ता कई सालों में नहीं देखने को मिला। दैट इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली, बिकॉज हम भी काफ़ी सालों से आपको पता है हम जो इस किस्म के शोज़ कर रहे हैं, और हमें भी कम चांसेस मिले इन द पास्ट कि हम बात कर सकें। सो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची प्रेजेंट करने जा रहा है थिएटर फेस्टिवल 2023, एंड आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हिलाल इम्तियाज़, उसके लिए बहुत मुबारक हो, राइटली सो, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इन तमाम मामलात में। अब ये बताइए, हम इसे पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल कहें या इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पाकिस्तान कहें? पाकिस्तान जो है ना मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, वो ये है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले PLF की ब्रांड इस्टेब्लिश की, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर में, कश्मीर में, अभी अमेरिका में करके आया हूँ। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि इसकी जो है ना दोबारा से रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, बहुत शदीद। और अभी जब मैं अमेरिका होके आया तो मुझे अंदाज़ा, तो कर इंटरनेशनल रहे हैं, लेकिन चूँकि इसमें बहुत से ग्रुप बाहर से भी आ रहे हैं, तो नाम जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक शहर का नाम है, हम समझते हैं, हमने कराची लिटरेचर फेस्टिवल या कराची थिएटर फेस्टिवल किया, हमने सिंध थिएटर फेस्टिवल, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ना ज़रूरत इस बात की है कि अच्छी चीज़ों के साथ इस नाम को हम जोड़ें, क्योंकि उसकी कमी है काफ़ी। अच्छा, ये आप ये बताएं कि ये, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट और पूरा एक महीना चलेगा, जब पूरा स्केड्यूल जो है हमारे सामने है, 30 डेज़ इस पर लिखा हुआ है, 45 अमेजिंग शोज़। अब इनमें से कितने पाकिस्तानी हैं, कितने इंटरनेशनल हैं, कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ी सी एक अभी 7 इंटरनेशनल शोज़ हैं। ओके। और उसमें टर्की से, ईरान से, अमेरिका से, जर्मनी से, श्रीलंका से, और टर्की से 2 ग्रुप आ रहे हैं, श्रीलंका से 2 ग्रुप आ रहे हैं, तो ये कुछ 7 हैं अभी, इजिप्ट से। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा? लैंग्वेज बैरियर सिनाली के साथ तो नहीं है, श्रीलंकन फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनका प्ले अंग्रेजी और उसका प्ले अमेरिकन के साथ वैसे ही नहीं है। एक तो उनका फिजिकल थिएटर है, फिर अंग्रेजी है। टर्की और ईरान में थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन ये कि इसी तरह से एक पहले भी हो चुके हैं। मतलब टॉपिक्स ऐसे हैं, सब्जेक्ट लोगों को समझ आ जाएगी, समझ जाते हैं कि देखना, ये थिएटर फिल्में, आप चार्ली चैपलिन खामोश फिल्में बनती थी, हाँ, वो तो अभी भी हम देखते हैं दुनिया भर की बहुत ही नायाब फिल्में, ज़बान हमारी समझ में नहीं आती उसकी। समझ में तो एग्जैक्टली थिएटर ऐसी चीज़ है कि वो तो बिल्कुल खामोश रह के बगैर किसी ज़बान के भी आपको समझाया जा सकता है। आर्ट से समझ, इवन अगर आप
अर्तुगरुल भी तो बाद में डबिंग के साथ आया, जब हम देखते थे जिस ज़माने में बस सबटाइटल्स होते थे, कभी आप ऑफ भी करके देख लेते तो आपको समझ में आ जाता था कि क्या हो रहा है। इमोशन इतना स्ट्रांग होता है। लेकिन हमने बहुत ही इसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स रखी हैं और बहुत सारी हमने टॉक्स रखी है, तो हम जो थिएटर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा और लोकल भी जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं। डांस हैज ऑलवेज एंड म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिएटर, तो डांस के लिए भी कुछ है, डांस परफॉर्मेंसेस हैं। डांस का जो है ना, श्रीलंका के एक बहुत ही इंटरनेशनली सेलिब्रिटी डांस ग्रुप है चंदाना का, तो वो डांस ग्रुप भी आ रहा है, थिएटर ग्रुप भी आ रहा है श्रीलंका से और डांस ग्रुप भी आ रहा है और बहुत ही फैसिनेटिंग परफॉर्मेंस है। 10 तारीख को वो है, 10 सितंबर को, 10 सितंबर, और 15-16 को इनका थिएटर हो रहा है। अच्छा शाह साहब, तो आपने किस तरह मिक्स एंड मैच किया है कि देयर हैज़ टू बी ऑब्वियसली कुछ सीरियस थिएटर, कुछ बीच में कॉमेडी भी होनी चाहिए, मतलब एक मिक्सचर होना चाहिए, और ख़ासतौर पे अगर फेस्टिवल को उसकी शक्ल दी जा रही हो तो ऐसा ही हम एक्सपेक्ट करें। लेकिन इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत ही सीरियस प्लेयर्स भी हैं। इसमें शेक्सपियर का प्ले, जी बिल्कुल, कमाल अहमद रिजवी का है, ख्वाजा मोइनुद्दीन को ट्रिब्यूट करने के लिए मैंने तालीम बालगां भी इसमें कराया। इमरान असलम को ट्रिब्यूट करने के लिए 2 प्ले रखे हैं, जो वो ग्रिप्स थिएटर और खालिदाना मुर्सजीर वगैरह कर रहे हैं, इमरान का लिखा हुआ प्ले है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। देखो, कॉमेडी का एक जॉनरा भी होगा, इसमें तो माइम भी है, इसमें तो फिजिकल थिएटर भी है और इसके अंदर कॉमेडी भी है, इसमें पॉलिटिकल सटायर भी है और इसके अंदर सोशल इश्यूज, टैबू ब्रेक करना। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जब कमल खुसट कोई प्ले करेगी उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। जब समीना नज़ीर या निदा भट्ट या इमरान जो लिखता था, तो जब आप, या रेहान शेख है, ड्रामेटिक रीडिंग भी है बाय द वे, चंद्रवती को कर रहा है रेहान शेख, साजिद हसन आपकी सोनिया करेगा, जो एक बहुत मशहूर जावेद सिद्दीकी का एक प्ले। तो इस तरह से फेस्टिवल में हर तरह का जॉनरा और फ्लेवर मौजूद। अच्छा, आप ये बताइए कि वो नौजवान जो देख रहे हैं हमें इस वक्त, वो चाहते हैं कि जाहिर है कि वो आएँ, पूरे महीने का तवील दौरानी है, किसी न किसी दिन तो आ जाएं, तो बस आप आ जाएं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची और आपको एंट्री हो जाएगी। नहीं, इसका हमने एक बहुत छोटा सा टिकट लगाया है और इससे पहले कभी नहीं लगाया, और लगाया इसलिए है कि जब हम पासेस देते थे तो हज़ारों लोग पासेस लेके चले जाते हैं, बाद में हम कुर्सियों पर लोगों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो नॉन सीरियस एक क्राउड आता है। तो हमने वैसे तो 1000 रुपये की टिकट रखी है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स के लिए, तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या गली के बच्चे के लिए, सब लोगों के लिए तकरीबन प्रैक्टिकली 500 रुपये की टिकट है। उस टिकट का पर्पस सिर्फ एक है, ये तो 3000 रुपये की टिकट से भी ये फेस्टिवल वायबल नहीं है मेरे लिए, इसका 10% भी उससे नहीं आएगा। बट फिर क्या होता है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आप टाइम पे आते हैं, आप नो शो करके अगले दिन फिर पास लेने नहीं आ जाते। फिर ये कि जिनको इंटरेस्ट है थिएटर से वही आते हैं, तो ये टिकट वाला पे भी टिकट है और आप जियो पे मुसलसल देखेंगे। आर्ट्स काउंसिल के साथ जियो हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनर है, हमेशा की तरह आपको पता है, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, जियो आपको पता है आज की तरबीज में पेश रहता है। हाँ, नहीं जियो तो जाहिर है, हमारा एक मसला है, हम तो 0 से शुरू करके नंबर 1 हो गए हैं सकाफती अदारे के तौर पे। जियो जिस दिन से शुरू हुआ है नंबर 1 है, तो हम तो बहुत खुश हैं कि एक ऐसे अदारे के साथ कि जिसके लिए सारी दुनिया में पाकिस्तान की पॉजिटिव तशहीर हो रही है। अब्दुल्ला, बस मुख्तसर से बताऊं कि इसके अंदर एक पर्पस तो ये है कि आप भी बाहर जाते हो, मैं भी, एक कल्चरल डिप्लोमेसी का भी है। पहले हमने एक अमेरिकन आर्टिस्ट बुलाई थी, अब 7 आए, और इस बार हमारे पास टाइम नहीं था। ये फिर हमारे एम्बेसडर बन जाते हैं अपने मुल्कों में और बताते हैं कि हम कितनी फैसिनेटिंग लोग और मुल्क हैं, और आपके पास सब यहाँ आएंगे, आपसे बातें करेंगे। जी, हम वो ब्रेक में पहले तय कर चुके हैं कि कौन कौन आएगा। तो एक तो कल्चर डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसकी हम डॉलर में तनख्वाह लें या रुपए में लें, बीइंग अ पाकिस्तानी। दूसरा, क्रिएटिविटी बड़ा पर्पज़ है इसका। तीसरा ये कि जो थिएटर एज अ जॉनरा कभी भी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश नहीं रहा, नेवर।
वन ऑफ रफ़ी पीर थिएटर, इम्तियाज़ अली ताज का एक ड्रामा, ख्वाजा मोइनुद्दीन के 4 ड्रामे, इमरान के 5-6 ड्रामे, कभी भी थिएटर उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो थिएटर में बच्चे आते नहीं थे। अब हमारी एकेडमी में जगह नहीं मिलती थिएटर की, ये एक अंडरस्टैंडिंग आई। अब आपने देखो कितने अच्छे जो थिएटर एक्टर थे अब टीवी पे लीड कर रहे हैं। बहुत बार एक्चुअली हम पूछते भी हैं कि आपकी वाले एक्टर वही है जो थिएटर में अच्छा, आप ये तो करते रहते हैं, लेकिन आपकी जो एकेडमी है ना, आपको जो स्कूल ऑफ आर्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी उस पर हम किसी दिन लिटरली अलग से भी बात कर सकते हैं। एक और बात शाह साहब, आप चूँकि माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें बहुत दफ़ा लगता है कि इस शहर में जिसमें हम हैं और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची है, एक ग्रैंड ऑडिटोरियम की कमी है। ये हमारा बराबर में जो फैज़िर अमीन आर्ट काउंसिल, उसका एक 30-35 साल से ढांचा खड़ा है अधूरा। वो 87 में बनना था, नहीं बना आज तक, जैसे ज़्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट का। अभी उन्होंने जो मेयर हैं मुर्तज़ा वाब, अभी कोई महीना भर पहले आर्ट काउंसिल आए थे एक एग्जीबिशन में, तो खुद ही उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि ये आर्ट्स काउंसिल में अब स्पेस नहीं रही, तो उसमें 2200 सीटों का ऑडिटोरियम है जो अधूरा पड़ा हुआ है। तो हम बहुत सालों से गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं। हमने वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी कोशिश की, हमने चीफ मिनिस्टर, और मुझे अब यकीन है, मुझे लगता है कि बन जाएगा, कि ये हमें मिल जाएगा, और अगर हमें मिल जाएगा तो इंशाल्लाह बन जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह जियो पे और जॉन ऑन द न्यूज़ पे लोगों को मज़ीद अवेयरनेस मिलेगी, लेकिन हमारे पास टोटल 438 सीटें हैं। तो अगर आपने लेना है टिकट पहले बुक कर लें, जो पहले आएगा वो पहले टिकट पाएगा, उसको पहले टिकट मिलेगी। और उसके बाद फिर ये एक स्केड्यूल भी है, तो लिहाजा यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर यू वांट टू वॉच। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत गप्पे हो गई हैं। एक और गप्पों का सेशन, एज इन गुफ्तगू का सेशन हमने आपके साथ शेयर करना है। रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान में जेन मैरियट, उनसे हमने की कराची के ऑक्टन हाउस में मुलाकात। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज हम स्टूडियो से बाहर एक बहुत ही तारीखी इमारत में मौजूद हैं, जो यूजुअली डेप्यूटी ब्रिटिश हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह होती है, लेकिन आज यहाँ पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं, तशरीफ लाई हैं द न्यूली अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर। दिस प्लेस इज कॉल्ड एक्टन हाउस। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलोनियल ब्रिटिश बिल्डिंग। हाँ, क्योंकि कभी कभार आपको मौका नहीं मिलता ना ऐसी जगहों पे आके देखने का, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, एंड ऑफ कोर्स जॉइनिंग अस टुडे, सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस, इज जेन मैरियट, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटेन। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। हाउ आर you? Thank you for having me on your show. I'm good. I'm exhausted. My goodness, Karachi, it's the party that it's the party of the city. You are a busy person. We saw your video in Lahore and we know that you really enjoyed Lahore as well, and we also know that this is your first time in Karachi. It is. So do tell us, what are your first impressions and how do you find the city? It's big. Everything is happening here. It's a little bit chaotic, but I like it that way. I think that's what big cities should be like. And I've had a great time so far, meeting a whole range of youth, business, climate, newspaper people, and of course the whole gamut of political actors here. What I haven't done yet is see any heritage like I managed to do in Lahore. You almost live in a very heritage kind of a house. It's 150 years old, this house, and it's one of 3 houses that was by the Port Authority over 150 years ago. But I am going to go to your UNESCO heritage sites over the weekend. Yes, there are a few actually in Karachi to look for. And you happen actually to be here when a Royal Navy ship is docked at Karachi port, so... It's not coincidence, it's all coming. You planned it that way. So you planned it. So tell us HMS Lancaster is what's known as a Type 23 frigate, and I have no idea what one of those is, but it's very big, it's very grey, it can shoot things down, and it can have a helicopter landing on it. And it's part of a regular series of ships visits that we've had. This is at least the 45th ship. Absolutely. It shows, it indicates a very good, great relationship between UK and Pakistan. Okay, we would like to know your view on the current security situation in this region as well, and what does UK think about it? What role can be played? So you can never choose your neighbours.
So, you know, the UK went for being an island with Ireland as our republic as our only neighbour. You've got two huge neighbours and a whole host of other challenges and opportunities, shall I say. So, you know, the border with Afghanistan continues to be a source of trade opportunity, but also potential insecurity. And we're continuing to work with more broadly on things like counter-IED training, so counter-explosive training, medical training, things like that, cooperation, information sharing with your security authorities, because we're very much aware that Pakistan is in the front line of many of the bad things that can happen. And you just mentioned trade opportunities, and Karachi happens to be the economic hub of the country. It is. So what are you actually aiming to achieve when it comes to bilateral trade, enhancing it, increasing it between UK and Pakistan? So we've tripled trade in the last 3 years between Pakistan and the UK, but primarily it's kind of textiles from Pakistan to the UK and metals from the UK to Pakistan, which is important, but it doesn't feel very 21st century. So what we've started doing is looking at how can we work on sort of, you know, tech, startups, services, and really looking at some of those investment opportunities. And there is so much potential here, and there are so many UK companies that want to come in, but they are looking at some of the economic uncertainty here at the moment and waiting for it to be a little bit more stable. I'll just lighten things up a little bit in the sense, because whenever somebody comes to Pakistan, well, you did miss the mango season a little bit, but we are just wondering if you... I had a month of mango. Oh, you did? It was not long enough. You cannot get enough of it, actually, never. You can never get enough of it. Well, I've sort of said to my friends, like, have we got enough, like, mango jam, frozen mango chutney? Have we got it all ready to go to get us through the winter? I have to have more mango. Mango cakes. Oh, I haven't thought of that one. Abdullah, have you got nice recipes that you could share? Okay, well, if you've got a good recipe, or your readers, your listeners have a good recipe, let me know. Okay, do tell us. You know, we have a lot of Pakistani students who prefer to go to the UK to study. Yep. Sometimes they have problems like, you know, getting visas. Sometimes they have problems like getting into the right courses in the right universities. Anything that is planned in the near future to make it easier for Pakistani students to, you know, go there and study? So we've got tens of thousands of Pakistani students studying in the UK at any given moment. I think sometimes we can be a bit more clear on exactly what it is you have to do. There's a lot of forms, there's a lot of things that you need to do. And the forms are there, the links are there, but it's not always immediately obvious what to follow. So, you know, we're planning some communications out on you know, what we can do to make that more accessible. But we are also, so I'm glad you mentioned students, about to open the next round of our Chevening Scholarship round. Lovely. So a few days ago I waived off 69 scholars, so Masters and PhD students, scholarships fully paid for Commonwealth and Chevening scholarships off to the UK. The next window for applications opens about the 12th of September for about 6 weeks, and we're looking for bright students who've already got an undergrad, who've got some experience and are leaders, and we're really looking at things like climate change, life sciences, things that, you know, Pakistan and the UK can work on together. We witnessed some milestone moments last year when it comes to the bilateral relationship between UK and Pakistan. Yep. English men's cricket team coming to Pakistan. Yeah. So what more can we expect? Do you have anything planned for the next year? Well, I understand that cricket is quite important in our relationship. It is, absolutely. Oh my God, I was gripped for the Pakistan-Afghanistan match the other night with the one-wicket one. We saw your tweet as well, where you, like us, you're a fan of Naseem Shah. I think I'd nearly stopped breathing by the end of it. That was tense. Absolutely. Guys, you can do it. The third match especially, you know, you never really know where it was going. But so we'll have the Pakistani men's and women's team going over to England in early 2024, sort of April, May time, and then reciprocal visits back here, which I'm really looking forward to, I have to say. All right, so while you're here in Karachi, you must go out to some of the restaurants nearby sea. Yeah. And enjoy Karachi's amazing food, because that's the best food that you would find in Pakistan. And the weather is not so bad. The weather, this is the first time I've been under 30 degrees since I got here. I love Karachi. We did it especially for you. It's very windy. It's appreciated. About 25 would be perfect. Lovely, we'll get there. Thank you so much for taking out the time for us. Lovely to meet you. Thank you very much.
लवली, ओके, ये आपने देख लिया, बड़ा मज़ा हमें आता है, हम वेलकम भी करें जब फॉरेन डिग्निटरीज पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें जो है ना वी लाइक टू शोकेस एज वेल, कि अब अगर आ ही गए हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ ही हुआ है कराची का, कराची का, अदरवाइज मुल्क में खासी गर्मी है, कराची का बहुत अच्छा, और हम बार बार स्पेसिफाई करते हैं कराची एक्चुअली जब बाकी मुल्क में बारिशें वगैरह हो रही थी बड़ा अच्छा मौसम था, वी वर सफरिंग इतनी गर्मी, आजकल इट्स भाई हमारे हॉकी से भी अच्छी खबरें मिल रही हैं। ओमान के शहर सलाला में जारी है 5-a-side वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए हैं, 2 मैचेस जीते हैं, भारत को 4 के मुकाबले में 5 गोल से माती है। हाउ कूल इज दैट। और बांग्लादेश को 15-6 के बड़े मार्जिन से हराया है। सो पाकिस्तानी टीम 3 मैचों के बाद 9 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप पर है, बाय द वे, है ना, बड़ी अच्छी खबर है। बड़े अरसे बाद वैसे हमें हॉकी के मैदान से अच्छी खबर सुनने को मिली है और हमें इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। बाय द वे 5-a-side वर्ल्ड कप क्वालिफायर सफर जीतना ज़रूरी है, बाकी निटी ग्रिटीज़ में क्या पढ़ना। अच्छा जी, टेंट पेगिंग यानी नेज़ाबाजी की हम बात करेंगे। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि आपको बता दें कि ये जनूबी अफ्रीका में हाल ही में एक मुकाबला हुआ है जिसमें टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया। सो दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। और ज़रा इसकी डिटेल में हम जाते हैं और आपको बताएं कि दूसरी पोजीशन नेचुरली हमने सिल्वर मेडल लिया है तो हासिल की है। कौमी टीम ने तीसरे रोज़ इनफरादी मुकाबले में गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। जो इंडिविजुअल थे ना वहाँ पे मुकाबले मैचेस थे। मजमूई चैम्पियनशिप में पाकिस्तान 570 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर रहा है। सऊदी अरब ने 581.5 पॉइंट्स हासिल किए हैं, पहली पोजीशन पर रहा है। भारत 548 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी बिलाशुबा कौम के लिए एजाज़ की बात है। अच्छा, हमारे यहाँ रिवाज है, रिवायत है ये टेंट पेगिंग और ये खेल बहुत पंजाब में खेला जाता है इन सराउंडिंग्स में, लेकिन इस तरह से अब इंटरनेशनल सतह पे मुकाबलों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी बड़ी खुशाइंद है। इस तरह से नासिर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, कैप्टन फॉर द पाकिस्तान टीम। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले तो हमें ये समझा दें क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ ये पॉपुलर स्पोर्ट है एंड वी आर रियली गुड, लेकिन ये क्या पहली बार किसी इंटरनेशनल इवेंट में हमने कम्पीट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अब्बास, टीम कैप्टन पाकिस्तान नेशनल टीम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप मेरी टीम का मेरा दूसरा वर्ल्ड कप है, मैं खेला हूँ और पहला वर्ल्ड कप है जिसके अंदर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन पे आया। और पहले दिन ब्रॉन्ज मेडल मैंने खुद जीता था लांस के साथ, दूसरे दिन वजाहतुल्लाह खान ने सोड के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता और दूसरे दिन हमारी टीम सेकंड आई, सिल्वर मेडल जीता। थर्ड और लास्ट डे जो था उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता टीम में और सिल्वर मेडल जीता ओवरऑल टीम में। और इरफान महमूद वट्टू जो कि हमारी टीम के मेंबर हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद वो ओवरऑल जो मैन ऑफ द मैच होता है उसमें वो सेकंड आए थे। ज़बरदस्त, यानी कि बहुत सारे मुकाबले हुए। और अच्छा, जो टीम मुकाबला होता है इसमें कितने लोग हिस्सा लेते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हमने इंडिविजुअल उस तरह से टेंट पेगिंग के मुकाबले हॉर्स एंड कैटल शो तक की हद तक तो देखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाम ने जो इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं ये बराह रास्त नहीं देखे हैं मुकाबले, तो ज़रा हमें समझाएं। जी, इसमें असल में टीम में 5 मेंबर होते हैं जी। 4 टीम के खिलाड़ी होते हैं, जो 5वां होता है वो टीम का हिस्सा ही होता है लेकिन वो रिजर्व होता है जी। जब अल्लाह ना करे किसी को कोई मसला होता है तो फिर वो बंदा जो है या कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर जो बैकअप पे होता है वो टीम ज्वाइन करता है। तो घोड़े आप लोग लेकर जाते हैं, घोड़े वहां से मिलते हैं, घोड़ों से जाहिर है एक मानूस होना, घोड़े के साथ प्रैक्टिस करना, वो भी तो एक चैलेंज होता है। क्योंकि इससे पहले कुछ स्पोर्ट हमने देखे हैं जिनमें घोड़े वहीं के होते थे जहां स्पोर्ट हो रहा होता था। जी बिल्कुल इसी तरह हैं हमारे घोड़े और साउथ अफ्रीका वाले घोड़े बहुत डिफरेंट हैं। हमारे घोड़े बेसिकल कुछ देसी होते हैं, कुछ थारो होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये घोड़े जो थे ये हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इतने मुश्किल घोड़े के होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने और मैंने खुद बहुत अच्छा परफॉर्म किया
और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पाकिस्तान का झंडा साउथ अफ्रीका में भी बुलंद हुआ। जी माशाअल्लाह, और आप लोगों की कामयाबी और आप लोगों की मेहनत भी इसके पीछे है, जिसकी वजह से कामयाबी भी मिली। खुशी की बात फिर हमें ये भी होती है ना कि हम सेकंड आए हैं, सऊदी जो है वो फर्स्ट आया और थर्ड नंबर पे इंडिया है। अच्छा, तो हम बीट भी कर दिया हमने। बिल्कुल। अब आगे क्या कुछ बताइए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? कोई बड़ा कंपटीशन आगे आने वाला है जिसकी तैयारी साथ साथ चल रही है? जी इंशाल्लाह आगे कुछ इवेंट आने वाले हैं, यही वो बेसिकल तो ट्रेडिशनल कहलाते हैं लेकिन हमारे लिए इंटरनेशनल होंगे, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान की सकाफत है उसमें जो नेज़ाबाजी होती है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में होती है। जो बैर की कंट्री है तकरीबन ये 40 कंट्री में होता है और जितनी भी कंट्री है उसके अंदर इंटरनेशनल ही खेला जाता है। बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास साहब फॉर बीइंग विद अस और वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, एक एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ है और इसके बारे में हम ज़रा मज़ीद आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि नीपा पुल के करीब तेज़ रफ्तार बस जो है उलट गई है। ये विजुअल्स आपके सामने हैं और इसमें काफ़ी अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। रेस लगा रहे थे, अब तक तो इत्तलात यही मिल रही हैं कि ये रेस लगा रहे थे। पहले बस की हालत देखें और उसके बाद सोचें इसमें मुसाफिरों को बिठाकर कोई रेस भी लगा रहा था और इसको किसी ने लाइसेंस भी जारी किया हुआ था और इस बस को किसी ने सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था। बस की शक्ल देखें और ऐसी बहुत सी बसें आपको कराची में इधर से उधर जाती हुई नजर आएंगी। अगर तो आप कराची से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि जिस इलाके का, जिस जगह का हम स्पेसिफिकली आप मेंशन कर रहे हैं जहाँ ये उल्टी है, वहाँ रेस तो क्या, वहाँ मतलब आप सीधी ही चला लें बस तो बड़ी बात है, लेट अलोन कि उसकी रेसें लग रही हों। That is it for today. These buses need to be banned.